सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है कि डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिफाइन कर दिया था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वैसे हम आज डिस्कशन करेंगे कि डिफाइनिंग फीचर और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर हम कितना पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, दूसरा पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ये हम 3 पढ़ेंगे, क्योंकि और ज़्यादा होता है, लोकोमोशन होता है, ये भी डिफाइनिंग पिक्चर होता है ना, क्योंकि एक लोकोमोशन मतलब लोकेशन चेंज करना, यहाँ से यहाँ तक जाना। मूवमेंट मतलब ये एक लोकेशन है, मैं यहाँ पर हाथ को ऐसे घुमा रहा हूँ, बट लोकेशन मतलब मैं यहाँ से उठकर वहाँ तक जाऊँगा। ठीक है, अच्छा देखो, मेटाबॉलिज्म चर्चा करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म होता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको हम मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं, इसको हम ब्रेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर में फोटोसिंथेसिस आ जाएगा एग्जांपल, एनर्जी देकर हम काम हासिल करते हैं। यहाँ पर हम रेस्पिरेशन टूटता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि डी ग्रोथ कहां पर होगा। डी ग्रोथ क्वेश्चन आता है कि डी ग्रोथ ऑकर्स व्हेन, ऑप्शन दे देगा। एनाबॉलिज्म इक्वल्स टू कैटाबॉलिज्म, आना इक्वल्स टू काटा, आना ग्रेटर देन काटा, आना लेस देन काटा, या फिर कैंट से। क्वेश्चन आ गया कि डी ग्रोथ कब अकर करेगा। डी ग्रोथ अकर्स व्हेन एनाबॉलिज्म इक्वल्स टू कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म लेस देन कैटाबॉलिज्म, और कैंट से। ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों क्या होता है? एनाबॉलिज्म मतलब मेकिंग प्रोसेस, हमारा ग्रोथ को मेक करेगा, मेकिंग प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकिंग प्रोसेस, हमारा ग्रोथ को डी ग्रोथ करेगा। डी ग्रोथ मतलब ग्रोथ कम हो जाना, डी ग्रोथ मतलब ग्रोथ कम हो जाना, आप वीकनेस फील करोगे, दैट इज। सो जब कैटाबॉलिज्म ग्रेटर देन एनाबॉलिज्म होगा, या फिर एनाबॉलिज्म इज लेस देन कैटाबॉलिज्म होगा, तो हमारा डी ग्रोथ हो जाएगा कि नहीं? मतलब जब हमारा ब्रेकिंग प्रोसेस ज्यादा होगा, 60% ब्रेकिंग प्रोसेस होगा और 40% मेकिंग प्रोसेस होगा, तो मेरा कैटाबॉलिज्म हो जाएगा और डी ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सवाल था, अच्छा सवाल था। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर करता है। हमारे बॉडी के अंदर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हम कितना, हम 5 फुट 5.5 फुट ऐसे ही होंगे, और वेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो हम 60 kg एवरेज मानकर चलो तो होंगे। उसके हमारे बॉडी के अंदर ट्रिलियंस, बिलियंस मतलब 10 to the power 9, 10 to the power 12 ऐसी टाइप का सेल्स होते हैं, इसी तरह का सेल होते हैं। ठीक है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे पास है। तो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन occurring simultaneously in our body, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हजारों केमिकल रिएक्शन एक साथ हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है, हजारों केमिकल रिएक्शन एक साथ हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का 2 पार्ट होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मेकिंग प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म ब्रेकिंग प्रोसेस। एनाबॉलिज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस आ जाएगा, कैटाबॉलिज्म के अंदर रेस्पिरेशन आ जाएगा,
ठीक है। और जब कैटाबोलिज्म इज ग्रेटर देन एनाबोलिज्म हो जाएगा, मतलब जो ब्रेकिंग प्रोसेस इज ग्रेटर देन मेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, वहां पर हमारा डीग्रोथ हमारे बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। अच्छा, ये मेटाबॉलिज्म का मैंने समझा दिया आपको। ये फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड हेडिंग आते हैं हम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आप एक हायरार्की को अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हायरार्की क्या होता है कि हमारा बॉडी के अंदर सेल से शुरू होता है, जो एक छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जिसका साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया, हम मोनेरा में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। उसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है, बट इसको लिविंग कब बोला जाएगा? जब उसके अंदर एक भी सेल हो ना, तो वो लिविंग होता है। मतलब हम सब जो लिविंग, हमारे अंदर तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ओके, हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं, हम प्रो लेवल का ऑर्गेनिज्म है, मतलब रिसेंट ऑर्गेनिज्म है हम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। बैक्टीरिया जो है वो लिविंग है, बैक्टीरिया जो है वो लिविंग है, उसके अंदर भी सेल है, इसलिए वो लिविंग है। उसके अंदर एक भी सेल हो, एक भी सेल हो तो वो लिविंग कहा जाएगा। जब तक उसके पास सेल नहीं होगा तो हम उसको लिविंग नहीं बोल सकते हैं। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, सबके पास एक सेल तो मिनिमम होगा, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, जैसे हमारे पास बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। वायरस, वायरस है क्या? वायरस हमको मतलब लिविंग है या नॉन लिविंग है? मैंने आपको अगर पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये लिविंग है, बट वायरस इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके पास एक भी सेल नहीं है, तो हम उसको लिविंग नहीं मान सकते हैं। वायरस इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। कैसे? वायरस तो हमारा इतना बड़ा कोरोना वायरस 2 साल से चल रहा है, हमको इतना नुकसान पहुंचा दिया कोरोना, वो एक वायरस होकर, फिर भी वो नॉन लिविंग कैसे है? क्योंकि कोरोना वायरस सबको अफेक्ट नहीं करता है। कोरोना वायरस सबको होता है क्या? कोरोना सबको होता है, मतलब जितने आज तक है सबको एक बार कोरोना हो चुका है क्या, या फिर होने का पॉसिबिलिटी है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो कोरोना वायरस जब तक हमारे बॉडी के बाहर है तो ये हमारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बट जब वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, आज ए होस्ट काम करता है, तब तक वो लिविंग के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर रहकर वो लिविंग की तरह काम करता है। तो ये लिविंग की तरह काम करता है और नॉन लिविंग की तरह काम करता है। कब लिविंग की तरह काम करता है? जब ये हमारे बॉडी के अंदर होता है, तब ये लिविंग की तरह काम करता है। और जो बॉडी के हम जब तक हमारे बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है। तो वायरस के पास एक भी सेल नहीं है, इसीलिए वायरस को हम अनाथ बोलते हैं, इज द ऑर्फन ऑफ, ठीक है ना, ऑर्फन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्फन, अनाथ बोलते हैं हम उसको किसी के अंदर भी क्लासीफाई नहीं करते हैं। वायरस, लाइकेन, प्रियंस, ऐसे 3 है जिसको हम लिविंग के अंदर काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास एक भी सेल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो देखो आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एक हायरार्की को समझो। सेल से बढ़कर बहुत सारे सेल कॉन्स्टिट्यूट होकर वो टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलकर वो ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ये ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और बहुत ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी को कोऑर्डिनेट कर एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर ये एक पॉपुलेशन बनाएंगे। ये इकोलॉजी के अंदर में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख लो, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाएंगे, ठीक है। यहां तक आप याद कर लो। क्या मैंने बताया? सेल होना चाहिए। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस इज फंडामेंटल, ये होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो हम उसको लिविंग नहीं मान सकते हैं। तो सेल कोई सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, कुछ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। यहां पर हमारे पास आप आ जाओ, ऑर्गन, नाक एक ऑर्गन है, कान एक ऑर्गन है, बॉडी के अंदर हार्ट है, स्टोमक है, ये सब एक एक हमारे ऑर्गन है। वो सब ऑर्गन मिलकर एक कोऑर्डिनेट
सिस्टम बनाएंगे। कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट हो जाता है। सिस्टमिक वे में हमारे बॉडी के अंदर 24 आवर साइकिल जो होता है, सेल साइकिल, उसके अंदर कोऑर्डिनेट फैशन में वो काम करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिल गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन मतलब हम फीकल मैटर जो है सुबह सुबह निकालते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, लोकोमोशन, हम यहाँ से वहाँ तक चल कर गए उसको लोकोमोशन बोलते हैं। वहाँ पर हाथ मोड़े, डांस किए एक जगह, उसको मूवमेंट बोलेंगे, तो ये हमारा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हो गया। न्यूरल सिस्टम, ब्रेन फंक्शन कर रहा है, न्यूरल सिस्टम होता है। तो ऐसे ऑर्गन सिस्टम बन जाता है कुछ कुछ ऑर्गन मिलकर, जिससे ब्रेन में फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन मिलकर होना चाहिए। तो एक ही ऑर्गन नहीं है, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन वे में काम करते हैं, तो अभी ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम सब मिल गया, डाइजेशन हो रहा है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मैं ब्रीदिंग कर पा रहा हूँ, मेरा लोकोमोशन हो पा रहा है, मैंने एक्सक्रीशन कर पा रहा हूँ, मेरा ब्रेन फंक्शनिंग काम कर रहा है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है। तो ये जब कोऑर्डिनेट मैनर में देखा जाएगा तो हम एक ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन इज ऑर्गेनिज्म, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर वो आप एक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि आपके अंदर वो सब सिस्टम कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम कर रहा है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल गए, पॉपुलेशन हो गया। उड़ीसा का पॉपुलेशन क्या है, मुंबई का पॉपुलेशन क्या है, लंदन का पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म एक एक, आप जैसे मेरे जैसे एक एक को लेकर एक पॉपुलेशन बन जाता है। इकट्ठा होकर एक जगह, अगर एक जगह में 50 पीपुल रह गए, ये 50 पीपुल का एक पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, और पॉपुलेशन कुछ कुछ मिलकर, मतलब सपोज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हमारा उड़ीसा में कटक में एक पॉपुलेशन है, भुवनेश्वर में एक पॉपुलेशन है, खोर्धा में एक पॉपुलेशन है, संबलपुर में एक पॉपुलेशन है। ये चार को लेकर एक कम्युनिटी बन गए। ठीक है, और बाकी आगे इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा, यहां तक समझ लो। सेलुलर ऑर्गेनिज्म बस काम है तो सेल का ही काम है। मतलब वो बोलता है कि सेल होना चाहिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास अगर सेल नहीं होगा तो हम उसको लिविंग पर काउंट नहीं कर सकते हैं, यही बोलना चाहता है वो। ठीक है, अच्छा, फिर देखते हैं हम 3-4 चीजें देखते हैं सिंपल। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेटेड मतलब वो सिंगल होगा, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर कैसे होगा? इन ए सेल फ्री सिस्टम, मतलब सेल नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे? इसको तो लिविंग भी हम नहीं बोल सकते हैं। इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बट श्योरली ए लिविंग रिएक्शन। क्या बोला मैंने? बहुत सारा कुछ लिख लिया। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अरे आउटसाइड द बॉडी सुनकर तो मैंने आपको नॉन लिविंग बोला था ना, इससे सोच रहे हो क्या? आउटसाइड द बॉडी मतलब नॉन लिविंग। सेल फ्री सिस्टम मतलब सेल नहीं होगा तो भी नॉन लिविंग होगा क्या? नहीं। हाँ, सेल नहीं होगा किसी ऑर्गेनिज्म के पास तो वो नॉन लिविंग होगा। बट में आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो आप के मूवी आया था गुड न्यूज, अक्षय कुमार का गुड न्यूज आया था जब, तो वहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एक होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का बहुत सारा रीजन हो सकता है। अगर मतलब ये हम रिप्रोडक्शन के यूनिट सरफेस पर डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर लेकर वो लैबोरेटरी में स्पर्म एंड ओवम को मिलाएंगे तो बच्चा पैदा होता है। ठीक है, वो हमारे बॉडी के अंदर जब हम जनरल प्रोसेस में रिप्रोडक्शन करते हैं वैसा नहीं होता है। ये बॉडी के अंदर जितना टेम्परेचर रहता है उसको लेकर लैबोरेटरी में करते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन शो कर रहा है, मतलब ये एक लिविंग रिएक्शन तो जरूर होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म लिविंग का डिफाइनिंग फीचर होता है, ये नॉन लिविंग के अंदर नहीं देखा जाता है।
तो मेटाबॉलिज्म मतलब ये लिविंग रिएक्शन तो जरूर होगा, किंतु लिविंग थिंग्स नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर नहीं करा जाता। ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, टेक्निक है, लैबोरेटरी के अंदर किया जाता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो नहीं होता है, बट लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि इसको अगर आप नॉन लिविंग पे अप्लाई करोगे तो क्या पत्थर मेटाबॉलिज्म करेगा, वुड मेटाबॉलिज्म करेगा? नहीं करेगा ना। तो लिविंग रिएक्शन तो है, बट नाइदर लिविंग थिंग्स नॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नाइदर लिविंग थिंग्स लिख लो, इज नॉट लिविंग थिंग्स। नॉट a living thing but surely a living reaction। लिविंग रिएक्शन होगा बट लिविंग थिंग नहीं होगा। आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर जब हम करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक पर। इन विट्रो एक होता है, इन विवो एक होता है। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि कॉन्शियसनेस क्या होता है। दिस इज द मोस्ट टेक्निकली complicated feature of all living organisms। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये देखा जाएगा। मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, जैसे हम छुई मुई को देखते हैं। छुई मुई मतलब ओडिया में उसको हम बोलते हैं लाजकुड़ी। ठीक है, उसको जब हम टच करते हैं वो बूझ जाता है, पत्ते उसका बूझ जाता है, कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। आपको एक थप्पड़ मारेगा, आप तो गांधी जी होकर दूसरा गाल नहीं दिखाओगे, आप सिग्मा रूल अप्लाई करके उसको एक थप्पड़ दोगे। वही होता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन जो बोलते हैं ना, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वैसे होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर जैसा होता है, एक्शन बाद में रिएक्शन। ठीक है, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है कॉन्शियसनेस। सो इट इज डिफाइनिंग फीचर बिकॉज ये लिविंग के ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाएगा। अगर आप पत्थर को सपोज आप वुड कटिंग कर रहे हो, वुड उठ कर आपको कट करा है, नहीं करा है ना, मतलब वो नॉन लिविंग तब तक हो चुका है, तो वो कॉन्शियसनेस शो नहीं करेगा। बट कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कॉन्शियसनेस हो गया। अभी हम देखेंगे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ये किसके अंदर देखा जाता है? ये ओनली ह्यूमन के अंदर टैग मरा चुका है, ह्यूमन के अंदर ही देखा जाएगा, और किसी के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाता है। ओनली ह्यूमन, नॉट ऑल ह्यूमन, बट नॉट ऑल ह्यूमन। So self consciousness is not a defining feature of living organisms। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये और नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। सभी ह्यूमन बींग के लिए भी सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि सभी ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दे दो दे देते हैं। कोमा पेशेंट, एक पेशेंट कोमा में है, मतलब जो कोमा में है वही तो पेशेंट है। क्या बात बोल दिया, कोमा पेशेंट। आप उसके कमरे में गए, आराम से जाकर वो सो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहा है, मतलब उसका नजर आपके है। आप क्या कर रहे हो एक्टिविटी, उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता है। लाइक उसको हम बोलते हैं कि वो ब्रेन डेड हो चुका है। आप अगर जाकर उसका एसी का वॉल्यूम, उसको ठंड लग रहा है, वो 30 में एसी दिया हुआ है, आप जाकर उसको डिक्रीज करके 16 कर दिए, 16 कर दिए, वो क्या करेगा? आपको उठकर मारेगा, या आपको बोलेगा कि एसी बंद कर लो, या फिर एसी का टेम्परेचर बढ़ा लो? क्या करेगा?
कुछ नहीं बोल पाएगा, वहां पर ही पड़ा रहेगा। बट वो क्या डेड है? वो तो लिविंग है। कैसे लिविंग है? वो तो कुछ नहीं कर रहा है। डॉक्टर उसको जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर उसको जो मेडिसिन दे रहे हैं, उसके अंदर जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो तो वो मतलब क्या रेस्पॉन्ड कर रहा है। मेडिसिन, इंजेक्शन, वैक्सीन सब वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। दैट मीन्स ये लिविंग होता है, इसीलिए तो रेस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आप पत्थर को लेकर इंजेक्शन फोड़ोगे तो वो क्या रेस्पॉन्ड करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब ये लिविंग है, इसीलिए रेस्पॉन्ड कर रहा है। बट आप अगर उसके साथ अगर बदतमीजी करते हो, मतलब उसका एसी का टेम्परेचर को कम कर देते हो, कुछ भी करते हो, तो क्या ज्यादा एक्शन ले पा रहा है? नहीं ले पा रहा है। मतलब उसके अंदर तो कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो मेडिसिन को रेस्पॉन्ड कर रहा है, वो इंजेक्शन को रेस्पॉन्ड कर रहा है, बट वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि वो खुद का काम खुद नहीं कर पाता है, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए कोमा पेशेंट, समझो इस बात को। कोमा पेशेंट मैंने एग्जाम्पल लिख लिया, बट यहां तक मैंने बहुत सारी बातें कर ली। रेस्पॉन्ड टू मेडिसिन्स एंड इंजेक्शंस। इंजेक्शन मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये कॉन्शियसनेस है एंड ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट ये आप उसके साथ अगर कुछ एक्सटर्नल काम करते हो तो उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, बस वो पड़ा रहता है। वो चाहता है अंदर से कि आप एसी को बंद कर लो, बट ये बोल नहीं पाता है, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है। इसीलिए दिस इज नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज सीन इन ओनली इन नॉर्मल ह्यूमंस, याद कर लो बस। बस सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन के अंदर देखा जाता है। क्या ऑल ह्यूमन के अंदर देखा जाता है? नहीं। क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। बट मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास देखा जाता है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली ह्यूमन बींग्स के अंदर देखा जाता है, बट नॉट ऑल ह्यूमन बींग्स। सभी ह्यूमंस के पास इसमें नहीं देखा जाता है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के पास देखा जाता है। ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर में जितना बोलना था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कल हम डिस्कशन करेंगे एटॉमिक के अंदर, आगे बढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी-केसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिस्कशन करेंगे। लॉग एंटी लॉग का एक सेशन लेकर कल आ जाएंगे। कल लॉग एंटी लॉग का एक बोलते हैं, लॉग एंटी लॉग का एक चर्चा करेंगे कल। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक कहते हैं किंगडम मोनेरा डिस्कशन करेंगे कल बायोलॉजी में। फिजिक्स को कल थोड़ा रेस्ट देते हैं। कल 3 टॉपिक्स केमिस्ट्री का लाते हैं और एक बायोलॉजी का। ठीक है, सो तब तक आप पढ़ाई करते रहो, इसको आप समझ लो, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ लो और एक रजिस्टर रख लो जहाँ पे आप नोट डाउन करते चलो। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, आज 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर। 1 से 1.5 घंटों का क्लास होता है, ज़्यादा भी नहीं है, आप पढ़ाई कर सकते हो। लेक्चर देख लो, उस टॉपिक आपका दिमाग में पेस्ट हो गया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई बुरा वाला बात नहीं है। तो हम डिस्कशन करेंगे।